कुछ पुरानी यादें प्लेलिस्ट में रमीन खान से बात करते हुए मेरा अगला सवाल उनसे ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र जो कि हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनकी शायद कई बेगमें थीं, उनमें एक ज़ीनत महल थी और ये कहा जाता है कि 1857 में ज़ीनत महल ने एक ख़ास भूमिका अदा की। क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो जैसा कि मैं बताया कि बहादुर शाह ज़फ़र इस रेबेलियन के लीडर बन गए हैं, रिलक्टेंट लीडर हैं। उनके साथ ये सोल्जर्स उनके नीचे हैं। अब सोल्जर एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म बन गई है, एक सिविलियन आर्म है, एक मिलिट्री आर्म है, उसके लीडर ये हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र के जो कुछ खास लोग थे जिन पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, हकीम एहसानुल्लाह खान की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, हकीम एहसानुल्लाह खान उनमें से एक थे। ज़ीनत महल जो थी बहादुर शाह ज़फ़र की यंगेस्ट वाइफ थी और उनको वो सबसे ज़्यादा अटैच्ड भी आप कह सकते थे उनसे। उनके जो लड़के थे वो उनके सबसे छोटे बेटों में आते थे, जो ज़ीनत महल के लड़के थे। तो क्या था, बात क्या थी, 1857 से पहले, अब हम पहले की बात कर रहा हूँ, ये डिसाइड किया गया था कि बहादुर शाह ज़फ़र की जब मौत हो जाएगी उनके बाद जो उनका सक्सेसर होगा वो जो है बादशाह नहीं कहलाएगा, पहले तो वो सिर्फ शहज़ादा कहलाएगा। और वो शहज़ादा अंग्रेज़ों ने किसी दूसरे शहज़ादे को चुन रखा था। ज़ीनत महल ये चाहती थी कि मेरा शहज़ादा जो है नेक्स्ट सक्सेसर हो, भले ही वो सिर्फ शहज़ादा कहलाए, वो बादशाह ना कहलाए, बट मेरा शहज़ादा वो हो। तो ज़ीनत महल हमेशा से लगी हुई थी इसमें कि मेरा लड़का जो है वो सबसे टॉप पे आए जब मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस दुनिया से चले जाएं। तो इसी से कंटिन्यू करते हुए जब रेबेलियन चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा शक था लोगों को कि ज़ीनत महल भी अंग्रेज़ों के साथ कम्युनिकेशन में हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं, एक तो ज़ीनत महल रेबेलियन के लॉन्ग कंटिन्यूटी में बहुत ट्रस्ट नहीं करती हैं, शायद उन्हें ये लगता है ये तो ख़त्म ही हो जाना है, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के साथ एक कम्युनिकेशन लाइन अपनी जारी रखती हैं। और उनका जो अल्टीरियर मोटिव फिर वही है कि मेरा अपने लड़के का जो है बेस्ट ऑफ वो हो, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो। और ये हमें पता भी चलता है जब इवेंचुअली फास्ट फॉरवर्ड करके जब हम आएंगे भी इस बात पे, जब स्टोरी एंड होती है, जब बहादुर शाह ज़फ़र का रेबेलियन के अंडर रेबेलियन जो हो रहा होता है ख़त्म हो जाता है, वो गिरफ्तार होते हैं। उस गिरफ्तारी में ज़ीनत महल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ज़ीनत महल अंग्रेज़ों के साथ ये टच में आती हैं और बहादुर शाह ज़फ़र को बताती हैं कि अगर वो जो है पीसफुली सरेंडर कर देते हैं तो बहादुर शाह ज़फ़र की जान बख्श देंगे अंग्रेज़, ज़ीनत महल की जान बख्श देंगे और उनके लड़के की जान बख्श देंगे। तो ज़ीनत महल अंग्रेज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करके बहादुर शाह ज़फ़र के सरेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका एक काउंटर आप ये सोचिए, और ये एक इमेजिनरी चीज़ है, एक व्हाट इफ़ है हिस्ट्री का। मान लीजिए बहादुर शाह ज़फ़र जो दिल्ली जो पुराने किले से हुमायूं टोम की तरफ भागे थे, वो हुमायूं टोम की तरह जगह लखनऊ भाग जाते और लखनऊ जाके वो बेगम हज़रत महल के अंडर जो वहाँ चल रहा है उसके साथ कंबाइन कर लेते फोर्सेस। तो ये जो कंबाइंड फोर्सेस होती, इनका इम्पैक्ट हिस्ट्री में क्या पता कुछ और होता और रेबेलियन क्या पता शायद ये और ज़्यादा बढ़ जाता। और अंग्रेज़ों को एक्चुअली वो डर था, बट ज़ीनत महल ने ये इंश्योर किया कि बहादुर शाह ज़फ़र उसी समय सरेंडर कर दें और हैंस शी इंश्योर्ड द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर इन दैट टाइम। तो इसी वजह से उनका रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हिंदुस्तानी साइड से देखें तो एक नेगेटिव रोल है, ब्रिटिश साइड से देखें तो एक पॉजिटिव रोल है, बट एक इम्पॉर्टेंट रोल नॉनदलेस। शुक्रिया बहुत बहुत रामीन जी। और ये ख़ास बात है कि आपका जो बयान करते हैं, आपके जो किस्से हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हैं, उसमें कोई आप अपना इम्प्रेशन नहीं देते और हिस्ट्री जो रिकॉर्डेड है जिसके के सबूत मिलते हैं उनको आप अपने दर्शकों के लिए पेश करते हैं। शुक्रिया।